जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लूसेंट का फिजिक्स से 12वां अध्याय जो कि ध्वनि तरंग से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों ध्वनि तरंग की, तो ध्वनि जो तरंग है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? तो यह जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग की आवर्ती परिसर की हम बात करें तो अवस्रव तरंग, जिसमें अवस्रव तरंग की हम बात करें, अवस्रव तरंगे तो 20 हर्ट्ज जैट से नीचे आवर्ती वाली ध्वनि तरंगों को अवस्रव तरंगे कहते हैं और इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। यानी कि दोस्तों अवस्रव तरंगे को हम सुन नहीं सकते। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न की जा सकती है। स्रव तरंगे की हम बात करें, स्रव तरंगे तो 20 हर्ट्ज जैट से 20,000 हर्ट्ज जैट के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को दोस्तों स्रव तरंग कहते हैं और इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। अब है दोस्तों प्राश्रव तरंग। अगर हम बात करें प्राश्रव तरंगे की, तो 20 हर्ट्ज जैट से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव तरंगे कहते हैं। यानी कि प्राश्रव तरंग 20 हर्ट्ज जैट से ऊपर वाली जो आवृत्ति वाली तरंगों को ही दोस्तों प्राश्रव तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन पाता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इस तरंग को सुन सकते हैं और इस तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होती है। यानी कि प्राश्रव तरंग की हम बात करें दोस्तों, इसकी आवृत्ति जो है बहुत क्या ऊंची होती है, जिसके कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। अब है दोस्तों प्राश्रव तरंगों के उपयोग। अगर हम बात करें प्राश्रव तरंग के उपयोग की, तो दोस्तों संकेत भेजने में प्राश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों की काली को हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, भ्रूण की जांच करने में, गुदा में बनने वाली पथरी की जांच करने और उसे तोड़ने में भी प्राश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। तो प्राश्रव तरंग की अगर हम बात करें तो प्राश्रव तरंग का उपयोग क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला तो है संकेत भेजने में, दूसरा क्या समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा हो जाएगा कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ी के पुर्जों सबको साफ करने में, चौथा हो जाएगा दोस्तों कल कारखानों की चिमनियों से कालिक हटाने में, पांचवा हो जाएगा दूध के अंदर की हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में और छठा हो जाएगा दोस्तों गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, सातवां भ्रूण की जांच करने में, आठवां हो जाएगा गुर्दा में बनने वाली पथरियों की जांच करने और उसे तोड़ने में जो है प्राश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। अब है दोस्तों ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम बात करें ध्वनि की चाल की, तो दोस्तों विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में हो जाएगा। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, ठोस के बाद द्रव और फिर गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में हो जाएगा? सबसे अधिक ठोस में, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और उसके बाद गैस में। ध्वनि की चाल का यह क्रम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल और मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ। जैसे कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री तापमान पर। तो वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो है ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड। भाप अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर है तो 405 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल हो जाएगा। एल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड। जल में 1483 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होता है। पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल। कांच में
5640 और एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा किसमें? एल्युमिनियम में, फिर कांच में, फिर लोहा में, और फिर समुद्री जल, फिर पारा। इस प्रकार से ध्वनि के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की जो है चाल का क्रम हो जाएगा। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें? सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483, अभी जस्ट देखें 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि के चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। यानी कि दोस्तों, ध्वनि जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति जो है नहीं बदलती। कहने का अर्थ है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। अब है ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। अब है दोस्तों ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम के ताप बढ़ाने पर, माध्यम के ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो? बढ़ जाएगा। जैसे वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। अब है दोस्तों ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। यानी कि ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का भी क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि नमी युक्त वायु का घनत्व, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगा। अब है दोस्तों ध्वनि के लक्षण। अगर हम बात करें ध्वनि के लक्षण की, तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण? 3 लक्षण ध्वनि को हो जाएगा। प्रबलता, तारत्व, गुणता। प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता की हम बात करें तो प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता क्या है? ध्वनि का अभिलक्षण है, जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता। ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना ही क्या कहलाता है? प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता के स्तर को व्यक्त करने का मात्रक क्या है? ये फोन हो जाएगा। तारत्व। अगर हम बात करें तारत्व पिच की, तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। यानी कि मोटी या पतली। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। पतली ध्वनि एवं ध्वनि क्या पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम हो जाएगा और ध्वनि क्या होगा? मोटी हो जाएगी। ध्वनि मोटी। अब है दोस्तों गुणता यानी कि क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, उसी को गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता स्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता की हम बात करें तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है, और ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या हो जाएगा? बेल। ध्वनि की निरपेक्षता तीव्रता को वाट मीटर इनवर्स टू में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल है, जो कि बेल का 10वां भाग होता है। तो डेसिबल जो है बेल का कौन सा मात्रक है? भाग है। तो डेसिबल जो है बेल का 10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुमानित योग्य शोर का स्तर की हम बात करें तो शांत क्षेत्र में शोर का जो स्तर है यह 50 डेसिबल हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और व्यापारिक जो है क्षेत्र इसमें 65 जो है शोर का स्तर 65 डेसिबल हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल जो है शोर का स्तर हो जाएगा। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य जो है सीमा, मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता के ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाता, यानी कि दोस्तों मनुष्य जो है 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता को नहीं सुन सकता। प्रबलता और ध्वनि तीव्रता में संबंध, प्रबलता समानुपाती क्या हो जाएगा लॉग आई, जहां आई क्या है ध्वनि की तीव्रता है। प्रबलता और ध्वनि तीव्रता में अंतर की हम बात करें तो प्रबलता और फिर ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता, यानी प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतना संबंधी, प्रबलता क्या चेतना संबंधी है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ, ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, हालांकि ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है दोस्तों। प्रबलता सुनने वाले के कानों के ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान सुग्राह्यता पर निर्भर करती है कि सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि प्रबलता जो है प्रबलता सुनने वाले कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करेगा, और हालांकि तीव्रता जो है सुनने वाले कानों की ध्वनि की जो तीव्रता है यह सुनने वाले कानों के सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि स्रोत से, ध्वनि स्रोत यानी कि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है तो उसको ध्वनि स्रोत बोलते हैं। तो ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर दोस्तों प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की प्रबलता जो है व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। अब है दोस्तों इक्को यानी कि प्रतिध्वनि। अगर हम बात करें प्रतिध्वनि की तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे ही परावर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि कोई भी ध्वनि जो है, कोई भी ध्वनि की जो तरंग है कोई भी टावर या पहाड़ आदि से टकरा कर जो परावर्तित होती है तो इस जो परावर्तित ध्वनि को ही क्या कहेंगे प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी है यह 16.6 मीटर लगभग में 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर दोस्तों ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग पड़ता है, कान पर प्रभाव ध्वनि सेकेंड का रहता है। यदि ध्वनि तरंग किसी दृढ़ सतह यानी कड़े सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो ध्वनि की कला में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि के अपवर्तन, और हम बात करें दोस्तों ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता। तो दिन की अपेक्षा ध्वनि रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ध्वनि का अपवर्तन। अब है दोस्तों अनुनाद। अगर हम बात करें अनुनाद की, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इसी घटना को अनुनाद कहते हैं दोस्तों। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। अब है दोस्तों ध्वनि का व्यतिकरण। अगर हम बात करें ध्वनि के व्यतिकरण का तो जब समान आवृत्ति या आयाम के दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ही ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। यदि हम दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती, यानी कि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपुष्टि व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है और इस न्यूनतम को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब है दोस्तों ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन, और हम बात करें ध्वनि के विवर्तन का तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है दोस्तों। तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध
ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है और इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं दोस्तों। डॉपलर प्रभाव, अगर हम बात करें दोस्तों डॉपलर प्रभाव की, तो जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी डॉपलर प्रभाव की हम बात करें जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक जो है आवृत्ति से अलग ही सुनाई देता है और इसे ही क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब है दोस्तों मैक संख्या, अगर हम बात करें मैक संख्या की, तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की किन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में ही क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। उस वस्तु की उस माध्यम में क्या कहते हैं, मैक संख्या। यदि दोस्तों मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। तो पराध्वनिक किसे कहेंगे, यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उसको पराध्वनिक कहेंगे। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है दोस्तों। प्रघाती तरंग, अगर हम बात करें प्रघाती तरंग की, तो जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और इस विक्षोभ के संचन को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। तो दोस्तों 12वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।